मैं डॉक्टर पदमचंद पौधदार शिक्षण महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं सहर्ष से स्वीकार करके उनको ये भारत के भूगोल से संबंधित मानचित्रावली की प्रेरणा देना चाहता हूँ। देखिए, आज हमारे सामने समक्ष एक समस्या है विद्यार्थियों की। एक हमारे पेपर होते हैं दो, एक होता है थ्योरी का पेपर और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल का पेपर। दो पेपर होते हैं। थ्योरी के पेपर में ज्ञान और प्रैक्टिकल के पेपर में हमारा विज्ञान चलता है। वास्तविक यथार्थ को जांचकर, देखकर, परखकर और उसका परीक्षण करके अपन उसको ज्ञान के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से लिखते हैं। ज्ञान और विज्ञान ये दो विषय हैं हमारे। विज्ञान को ज्ञान के माध्यम से पढ़ना, और जब तक हम ज्ञान को विज्ञान के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। यदि हम वास्तविकता को यथार्थ के माध्यम से, संसार को एक संदेश के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में ज्ञान और विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमको मूल जो हमारा विज्ञान है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि भारत के मानचित्र में हम सबसे पहले काठियावाड़ का मैदान, काठिया का तट। तो भारत के मानचित्र में अपन देखते हैं कि काठियावाड़ का जो तट है वो देखिए, ये कच्छ है। ये क्या है? ये है कच्छ। कच्छ की रण बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी से लेकर के और ये है दीव तक, यानी कच्छ की खाड़ी से लेके और ये हमारा दमन तक, कच्छ से दमन तक के भाग को अपन काठियावाड़ का मैदान के नाम से जानते हैं। ये संपूर्ण जो तट है ये गुजरात राज्य में है, सम्मिलित है। ये संपूर्ण जो तट है ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में, गुजरात में सम्मिलित है। इसको काठियावाड़ के तट के नाम से जानते हैं क्योंकि हम मानचित्र के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअलिटी, वास्तविकता है क्या। अपन जो फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं, हम वास्तविक रूपरेखा को उजागर करना चाहते हैं मानचित्र के माध्यम से। तो मानचित्र का जो दृष्टिपात है हमारे पर साक्षात पड़ता है और हमको ये जो शब्दावलियाँ हैं इनका स्वरूप है और वो हमको याद हो जाता है। जब ये हमको विज्ञान, मूल विज्ञान का पता लग जाता है तो ज्ञान तो हमारे आगे पीछे नाचता फिरता रहता है। पहला है, इसमें काठियावाड़ का मैदान है जो कच्छ से दमन तक है, और दूसरा है काठियावाड़ के बाद में कोंकण तट। कोंकण तट है जो दमन से गोवा तक के भाग को अपन शामिल करते हैं। ये नंबर 2 डाल दिया। ये दमन से लेकर के और गोवा तक के भाग को अपन ने दूसरा अंक डाल दिया है जिसमें है कोंकण तट है। ये भूगोल के विद्यार्थी, विशेषकर जो भूगोल पढ़ने वाले हैं, उनको सबको नॉलेज होना चाहिए भारत के भूगोल के विषय में। तो ये दूसरा कोंकण तट हो गया, ये काठियावाड़ तट हो गया। कोंकण तट, काठियावाड़ तट, और तीसरा है इसमें ये है मालाबार तट। तीसरा है मालाबार तट। मालाबार तट है जो गोवा से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक के भाग को अपन ये मालाबार तट के नाम से संबोधित करते हैं। ये 3 तट हैं। इन 3 तटों का विद्यार्थी ये सिंपल रूप से ध्यान रखना चाहिए हमको। ये काठियावाड़ है, ये कोंकण तट है और ये है कोरोमंडल तट। ये
छात्रती के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जो परीक्षक होता है, एग्जामिनर होता है, वो पूछ लेता है इनको कि काठियावाड़ तट है वो किन के मध्य है, कोंकण तट है वो किन के मध्य है, पश्चिम में है, पूरब में है, ऑब्जेक्टिव टाइप में या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के माध्यम से हमको ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3 तट हो गए, काठियावाड़, कोंकण तट, ये मालाबार तट। इसके बाद में चौथा है एक कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है चौथा, कोरोमंडल तट। अधिकांशतः ये जो तमिलनाडु का भाग आता है, इसमें तमिलनाडु के भाग को शामिल किया है इस कोरोमंडल तट में। कोरोमंडल तट में तमिलनाडु का भाग है, इसमें अधिकांश केरल का भाग आता है, इसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र का भाग। इस प्रकार से ये कनेक्टिव ट्रांजिशन जोन में जुड़ती हुए और काठियावाड़ एक कच्छ तक पहुंच जाता है। इसको तट को क्रम से क्रमवार ये सीक्वेंस में बांट करके काठिया कच्छ यानी दमन, कोंकण और गोवा से कन्याकुमारी, ये मालाबार तट हो गया। और ये है हमारा कोरोमंडल तट। भारत की भूमि का वास्तविक अध्ययन करने के बाद में हम यथार्थ रूप से इसी को पाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं इस प्रकार से। इसके बाद में कि इसके जो भारत का जो क्षेत्र है, ये भारत का जो क्षेत्र है, इसमें इसके दक्षिण में ये जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, तो इसमें यहां पर है ये पाक जल संधि है, पाक जल संधि। और ये है नीचे है, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। कभी जब विद्यार्थियों से ये पूछ लिया जाता है कि भारत को और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है, वो है पाक जल संधि। यानी भारत और पाक को अलग जल संधि कौन सी है, ये है पाक जल संधि है। ये पाक जल संधि है जो श्रीलंका को श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि है। ये विद्यार्थी से पूछा जाता है कि भारत को और श्रीलंका को अलग करने वाली है, सिंपल है, पढ़ने वाले विद्यार्थी ये सिंपल नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन हमको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि सुबह कर्मण्य भृत्यं संसिद्धिं लभते नरे, अपना स्वयं निर्धारित कर्म तो करते रहना चाहिए। गीता, अगर हमारे को कर्तव्य कर्म नहीं जानेंगे तो हमारा शरीर का जीवन यापन है, पोषण है, वो कहां से प्राप्त होगा, ये भी तो जानने की आवश्यकता है। इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक जल संधि है, जिसको क्या श्रीलंका और भारत को अलग करती है। और इसके नीचे दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, और मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, इनको कृपा अच्छी प्रकार से याद रखकर और अपना एक खाका बना करके मस्तिष्क में याद मानचित्र बना लेना चाहिए। इसके बाद में है अगला पॉइंट है हमारा वुलर झील। 5वां है वुलर झील। भाई थोड़ा सा माफ करना। वुलर झील यह है जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में है। इस पर ही, इस वुलर झील पर ही भारत की ताजे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। ये वुलर झील है, ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की यानी सबसे बड़ी झील है इस ताजे पानी की। और ऐसा बताया जाता है इसमें कि जो तुलबुल परियोजना है, कौन सी है, तुलबुल परियोजना, इसके मुहाने पर अवस्थित है।
ये तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है यहाँ पर? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना है। इसके मुहाने पर अवस्थित है, वूलर झील के पे। और इस प्रकार से हमको ये जानने की आवश्यकता है कि मैं पुनः आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, और ये है नीचे सतपुड़ा पर्वत। तो अब आप ये देखिए कि जब ये विंध्याचल पर्वत है, कौन सा है? विंध्यन पर्वत हो गया। और ये नीचे है, ये है सतपुड़ा पर्वत, ये है सतपुड़ा पर्वत। तो आप ये जानते हैं कि विंध्यन पर्वत के नीचे, विंध्यन पर्वत के नीचे यहाँ पर इस दरार घाटी में, ये दरार घाटी भ्रंश घाटी है, ये दरार घाटी भ्रंश घाटी में कौन सी नदी है? इसमें नर्मदा, नर्मदा। और इसके दक्षिण में है वो है ताप्ती नदी। ये क्रम से आपसे पूछा जा सकता है, जो बीए में, यूजी में, पीजी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है कि ताप्ती नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है, कौन सा पहाड़ी है, और नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है। ये विशेष प्रकार के ध्यान रखने की बात है। एक क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है कि नर्मदा के दक्षिण में और नर्मदा के उत्तर में। हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी के मस्तिष्क में, इसलिए हमको ये जानने की आवश्यकता है कि ये विंध्यन और ये है सतपुड़ा, ये ऊंची उठी हुई भूमि है जो भूगर्भिक शक्तियों के माध्यम से ऊंची उठी हुई भूमि के दक्षिण में, विंध्यन के दक्षिण में नर्मदा है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है। ये क्रमवार पूरब से और पश्चिम की ओर बहती है। और ये क्या, कौन सी घाटी में बहती है? ये दरार घाटी में बहती है, दरार घाटी में बहती हुई। और अंत पे ये जो ऐश्वरी बोलते हैं, ज्वार नदमुखी मुहाने, ज्वार नदमुखी मुहानों पर ये गिर जाती हैं। और ये क्या है? ऐश्वरी बनाती हैं। ऐश्वरी का मतलब है इनकी जल की धारा है वो जल में ही गिरती है, डायरेक्ट जल में ही गिरती है, सूखे स्थल भाग पर, शुष्क स्थान पर नहीं गिरती हैं। इनको ऐश्वरी बोलते हैं। ज्वार नदमुखी मुहाने ये नर्मदा, ताप्ती, भ्रंश घाटी में, दरार घाटी में बहती हैं। और ये अरब सागर में आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम में बहने वाली, पूरब से पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं, किन में से एक नदी को आप चयन कीजिए। तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, ये दो नदी हैं, नर्मदा ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी। और ये जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैतरणी, पंपा, सरोवर, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ये हमारे को ये जानने की आवश्यकता है, विद्यार्थी इन पर कंफ्यूजन हो जाता है। ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये ज्वार नदमुखी मुहाने का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? ज्वार नदमुखी मुहाने का निर्माण करती हैं। और ये जो इधर को गिरती हैं, ये क्या विशेषकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसलिए हमको नर्मदा ताप्ती के विषय में ये विशेष हमको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में हमको ये भी जानना चाहिए कि ये अलग है कि छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है विशेष करके झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में मानचित्र में दृष्टिगोचर होता है। इसमें ये छोटा नागपुर का पठार है जो विशेष करके 3 राज्य हैं, 1, 2 और 3। 3 राज्य कौन कौन से? इसमें एक तो हो गया झारखंड और एक हो गया साहब जी के इसमें छत्तीसगढ़ और एक हो गया पश्चिमी बंगाल। 3 राज्यों में मिलाकर के इसको बोलते हैं छोटा नागपुर। एक खनिज बॉक्साइट है, कोला है, लोहा के भंडार भरे पड़े हैं, क्योंकि यह पठार है। और ये पठार है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये हमारा दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, हमारी जो तरसरी काल में बनी श्रेणी का ही एक अंश है। एक खनिजों का यानी एक जमाव है, यानी खजाना भरा हुआ है इसमें छोटा नागपुर के पठार में। ये ध्यान रखने की बात है। छोटा नागपुर के पठार के पास में ही एक राजमहल की पहाड़ी है, जो ये विशेषकर हमारे ये जो पश्चिम बंगाल की सीमा है, छत्तीसगढ़ की सीमा है, यहाँ पर ये झारखंड
में ये इस प्रकार से ये यानी ट्रांजिशन जोन में क्या है फैल गया है। ये दंडकार ने राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी है और ये विशेषकर एक है इसमें यहाँ पर ये शीलोंग का पठार है। ये कौन सा पठार है? शीलोंग का पठार है और शीलोंग का पठार है। इस पठार क्या है ये जो गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ इनको विरदित करता है, काटता है। ये पठार है, कहीं ये पठार है, कहीं ऊंचे क्षेत्र हैं, कहीं नीचे हैं, दरार आ गई है। उनको विभ्रंश यानी एक दरार के माध्यम से, एक धसान के माध्यम से इन पहाड़ियों को गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियों को अलग करता है। लेकिन गारो खासी जैंतिया की जो पहाड़ियाँ वो क्रमशः उनका अनुक्रम किससे मिला हुआ है? वो क्या है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से अनुक्रम मिला हुआ है। लेकिन किस पौराणिक समय से चली आ रही इस विभ्रंश के कारण ही दक्षिण का पठार क्या दो भागों में बट गया और यहाँ इस प्रकार से यहाँ धसान हो गया है और ये समतल हमको दिखाई देता है। लेकिन आगे चल के इसी का एक अंश है। ऐसा हमारे भूगर्भ शास्त्री, हमारे भूगोल वेत्ता बताते हैं कि गारो खासी जैंतियों की पहाड़ी हैं वो पठार के माध्यम से क्या है अपभ्रंश रूप में यानी धसान के रूप में अलग होकर के और इसी के अंश में, इसी के अंशी को प्रतिपादित करती है। इसका मुख्य जो ये अंश हो गया और ये अंशी हो गया, दक्षिण का पठार है जो ये अंश हो गया, इसी का अंश है, ये अंशी है गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ जो शीलोंग के पठार है, ये मेघालय में है और ये प्रकार से इसी का ही अनुक्रम है। किसी समय पर इसी पठार का ही एक अंश था और इसका अंश ही दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। इस प्रकार से आगे है शीलोंग का पठार, गारो खासी और शिव समुद्रम जल प्रपात। सातवां है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जल प्रपात, क्योंकि ये हमको जानने की आवश्यकता है। शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर, ये कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात और ऐसा बताते हैं कि भारत का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है कावेरी नदी पर। ये यहाँ पर है शिव समुद्रम जलप्रपात है, यहाँ पर ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताते हैं। ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी पर है। कौन सा प्रपात है? शिव समुद्रम प्रपात है। शिव समुद्रम, समुद्रम जल प्रपात हो गया। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात हो गया। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये है कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। और इस प्रकार से आगे अपन इसी अनुक्रम में आगे बढ़ते हुए अपन ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम जो ये विंध्याचल और जो सतपुड़ा के क्रम में इनका ध्यान रखना हमको आवश्यक जरूरी है, क्योंकि ये नर्मदा और ताप्ती ये आराम से विद्यार्थी को, क्योंकि अभ्यास करने की जीवन मिला है हमको। यदि हम भौगोलिक अध्ययन, जो भौगोलिक अध्ययन करते हैं, इसका वास्तविक यथार्थ अवलोकन मानचित्र के माध्यम से प्राप्त होता है जब तब हम ज्ञान को विज्ञान से कनेक्ट नहीं कर लेते, क्योंकि ज्ञान तो पढ़ते रहते हैं लेकिन वो विज्ञान में जोड़ना जरूरी है। अगर अपन ये गीता में भी बताया है कि ज्ञान विज्ञान योग अध्याय में ये बताया है, ज्ञान विज्ञान योग अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है कि जब तक हम ज्ञान को विज्ञान से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए ज्ञान विज्ञान की कनेक्टिविटी कब होती है? क्योंकि दो का अध्ययन करते हैं, एक थ्योरेटिकल अध्ययन करते हैं, एक प्रैक्टिकल अध्ययन करते हैं। हम जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल है, इसका वास्तविकता का दर्शन वहां से बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से रेफरेंस दे करके यहाँ आकर के उसी का एक प्रतिबिंब, उसी की एक प्रतिबिंब, एक जो खांचा बना करके, एक डिजाइन, एक रूपरेखा बना करके उस मूल विज्ञान को अपन यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो विज्ञान को हम ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं, जबकि ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने की ये कला हमारे के पास में दो पेपर होते हैं, एक ज्ञान का, एक थ्योरी का होता है, एक विज्ञान का होता है। आगे चल के राजमहल की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ी हैं जो विशेषकर हमारा इसमें जो कौन कौन से भाग हैं राजमहल की पहाड़ी में, ये झारखंड है और छोटा नागपुर है। झारखंड और छोटा नागपुर में राजमहल की पहाड़ी है। और आगे अपन थोड़ा सा और देखते हैं अपन, तो ये यहाँ पर अपन भौगोलिक हमारे देश हैं,
राजनीतिक सीमा में बंधे हुए देश हैं उनका अपन विवरण आगे बताएंगे। इसलिए ये जो हमारा मानचित्रण है ये हमारा समझने लायक है। विद्यार्थी को जानने की आवश्यकता है कि जब तक हम मानचित्र का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक हमारा भौगोलिक अध्ययन भी अधूरा है। क्योंकि एक जब तक अब जैसे मान लो आपके सामने जैसे मान लो इतिहास का पेपर देना है तो इतिहास के पेपर की यदि हम तस्वीर को एक चित्र एक पिक्चर को अपन देख लेते हैं तो इतिहास हमको समझने में सरल हो जाता है। इसी प्रकार से भूगोल में अपन मानचित्र को देखने से हमारी भौगोलिक अध्ययन सरल हो जाता है। इसलिए मूल विज्ञान की कड़ी को यहाँ ज्ञान के पर्दे पर यानी प्रतिपादित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।